वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम मीडियम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़े थे उसमें हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था और हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम कहते हैं कि ये भाई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेपर में इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और अगर ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ना भी हो तो आपकी फ़र्दर केमिस्ट्री जितनी भी आगे चैप्टर 6 में आपने पढ़नी है या हायर लेवल्स में, हायर ग्रेड्स में जाके पढ़नी है, उसके लिए आपका ये जो क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा तो समझें आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट पोर्शन जो है वो समझ आ जाएगा। यानी आपको एक एक्चुअली इलेक्ट्रॉन और जो एटम न्यूक्लियस वगैरह हैं इनकी तमाम केमिस्ट्री जो है वो समझ में आ जाएगी कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। यानी बेसिकली हम ये चैप्टर 5 जो पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अगर आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। तो बेटा इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने पास पेन और पेपर रखें। ठीक है, और जो जो चीज़ें मैं बताती जा रही हूँ इसको साथ साथ आप लोग नोट करते जाएं ताकि आपके नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएं। और इसको आपने बहुत ध्यान से सुनना है विदाउट स्किपिंग अ सेकेंड वीडियो। यानी आपने एक सेकेंड की वीडियो भी इसके अंदर से स्किप नहीं करनी। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, आ जाएँ अब हम देखते हैं। आर्टिकल का नाम है, आर्टिकल नंबर है हमारा 5.8.1 आपकी बुक में, और नाम है क्वांटम नंबर्स। आपको याद होगा हमने जब क्वांटम का वर्ड कब सुना था, हमने जब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को डिस्कस किया था तो उसमें हमने क्वांटम का वर्ड सुना था और उसमें हमने ये कहा था कि प्लांक्स ने ये प्रपोज़ किया कि एनर्जी जो है वो कॉन्टीन्यूसली एमिट या अब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि उसका एक पैटर्न होता है, वो डिसकॉन्टीन्यूस तरीके से एमिट या अब्जॉर्ब होती है और डायरेक्टली कॉन्टीन्यूसली एमिट या अब्जॉर्ब, एमिशन या अब्जॉर्प्शन नहीं करती, बल्कि वो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज़ या अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, और वो एनर्जी पैकेट्स जो हैं उन्हें हम क्वांटाज कहते हैं। अगर हम एक एनर्जी पैकेट की बात करेंगे, सिंगल एनर्जी पैकेट की, तो उसे हम क्वांटम कहेंगे। और इन केस ऑफ रेडिएशन या लाइट हम उसे फोटॉन कहते हैं, या फोटॉन ऑफ रेडिएशन हम उसे कहते हैं। ठीक है, और वो क्वांटम कहलाता है फॉर अ सिंगल रेडिएशन। ठीक है, ये क्वांटम जो है ये बेसिकली उसी से रिलेट करके आप अपने जहन में रखें कि ये क्वांटम जो है ये बेसिकली एक एनर्जी पैकेट है। ठीक हो गया। अब ये उसको हमने एक स्पेसिफिक नंबर दिया होता है, उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। वो किस तरह से, वो सिर्फ एक वैल्यू नहीं होती, वो ऑलमोस्ट 3 से 4 वैल्यूज़ होती हैं वो एनर्जी पैकेट्स की, जिन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको डिफ़ाइन कर लेते हैं। क्वांटम नंबर्स को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? अ सेट ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ठीक है, नंबर्स को आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़। अ सेट ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ which describe all properties of electron in an atom are called quantum numbers। यानी एक एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की जाती हैं उन सब को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक सेट यूज़ होता है नंबर्स का। एक नहीं होता, एक से ज़्यादा होते हैं, 3 से 4 होते हैं, अ सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो वो जो सेट यूज़ किया जाता है उसे हम ओवरऑल क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो क्वांटम नंबर्स क्या हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं, टाइप्स कितनी होती हैं उसकी? सबसे पहला है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है इसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं यहीं पे लिख देती हूँ, फर्दर एक्सप्लेन कर आगे भी एक्सप्लेन करूँगी। इसे एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल कह देते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एम कह देते हैं, और जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है इसे हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 क्वांटम नंबर्स हैं हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि व्हाट आर क्वांटम नंबर्स एंड गिव देयर टाइप्स। तो उसमें आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और साथ में ये 4 टाइप्स जो हैं इसकी ये आप लोग लिख देंगे, साथ हेडिंग्स यानी इनके नाम आप लोग राइट कर देंगे। ठीक है, तो वो आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन नंबर लिखने के साथ साथ आपने इनकी डेजिग्नेशन भी लिखनी है कि किसको हम एन कहते हैं, किसको हम एल, यानी डिनोशन भी लिखनी है, एन, एल, एम और एस। ठीक हो गया। अच्छा, आगे हम देखते हैं इनकी 1 बाय 1 इसकी इनकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है कि जब हम कोई भी एटम लिखते हैं, यानी एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आपको पता है कि सबसे पहले हम अंदर उसके न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि ये इसका फर्स्ट शेल है,
फिर उसके बाद हम ये कहते हैं इसका सेकंड शेल है, फिर थर्ड शेल है, फिर फोर्थ शेल है। तो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल जो हैं ये बेसिकली उसके एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली क्या है, इसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली हमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बताता है। एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के बाहर पहला एनर्जी लेवल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और उन चारों की एनर्जी डिफरेंट होती है। पहले वाले की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर ज़्यादा होती है, फिर ज़्यादा होती है, फिर ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसे हम एन, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन की वैल्यूज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं। नॉन ज़ीरो डिजिट्स का मतलब क्या है कि वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा, वो वन से स्टार्ट होगा और कभी भी ज़ीरो पे जाके ख़त्म भी नहीं होगा। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगी ये वैल्यू। एन की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट लेके इन्फिनिटी तक जाती है। और फर्स्ट शेल यानी एन इज इक्वल टू 1 जो होता है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है, उसे हम कहते हैं एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये हमारे पास होता है के शेल। दूसरा शेल जो होता है उसमें होता है एन इज इक्वल टू 2 और इसे हम कहते हैं दिस इज एल शेल। तीसरा जो होता है वो एन इज इक्वल टू 3 होता है और ये होता है एम शेल। और चौथा जो है ये एन इज इक्वल टू 4 होता है और इसे हम कहते हैं दिस इज एन शेल। यानी फॉर एन इज इक्वल टू 1 दिस इज के शेल, 2 एल शेल, 3 एम शेल एंड 4 एन शेल। के एल एम एन से भी हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एन की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। के शेल जो होगा उसमें एन की वैल्यू 1 होगी, एम एल शेल जो होगा उसमें एन की वैल्यू 2 होगी, एम शेल जो होगा उसमें 3 होगी, एन शेल जो होगा उसमें 4 होगी। और दूसरी ये बात की हमें किस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो एनर्जी लेवल्स हमें क्या क्या चीज़ बताते हैं। सबसे पहले तो हमें ये एनर्जी बताता है, यानी अगर एन की वैल्यू 1 होगी, फर्स्ट शेल होगा तो उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी। वो एनर्जी आप लोगों ने जो एनर्जी की कैलकुलेशन हमने की थी उसमें हम जब एन की वैल्यू 1 के इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, जो -1313.31 किलो जॉल्स पर मोल होती है। ठीक है, और दूसरी पे हम एन इज इक्वल टू 2 यानी 2 वैल्यू जब पुट करते हैं हम एनर्जी की उस एक्सप्रेशन में जो हम लोगों ने डिराइव किया था, तो उससे हमारे पास सेकंड शेल की एनर्जी आ जाती है। सिमिलरली थर्ड शेल की एनर्जी आ जाती है और इसी तरह से हमारे पास फोर्थ शेल की एनर्जी भी आ जाती है। दूसरी चीज़ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंपॉर्टेंटली हमें बताता है वो होता है साइज़ ऑफ एन एटम। यानी अगर एन की वैल्यू 1 है तो एटम का साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, इतना साइज़ होगा एटम का। जब एन इज इक्वल टू 2 है तो ये साइज़ होगा, 3 है तो इतना साइज़ होगा, 4 है तो इतना साइज़ होगा। यानी हमें एनर्जी दो मेन चीज़ों के बारे में बताता है हमें, एक एनर्जी और दूसरा साइज़ ऑफ एन साइज़ ऑफ एन एटम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और साइज़ ऑफ एन एटम के बारे में ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, सेकंड क्वांटम नंबर है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होता है ये बेसिकली एन क्वांटम नंबर्स यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। यानी एन की जो वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करेगी एल की वैल्यू। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बेसिकली क्या होता है, ये हमें कहाँ से पता चला कि बोहर का एटॉमिक मॉडल जब हमने देखा था तो उसके डिफेक्ट्स में हमने सबसे पहला डिफेक्ट उसका पढ़ा था फाइन स्ट्रक्चर। मैंने आपको उसकी हेडिंग भी बताई थी कि फाइन स्ट्रक्चर इसकी हेडिंग ने, यानी उसमें क्या कहा जाता है कि जब हम एटम को हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर रखते हैं तो उससे हमें जो उसका एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है उससे मज़ीद फाइन स्ट्रक्चर का मतलब है कि वो जो लाइंस हमें नज़र आती थी नॉर्मली वो फर्दर डिवाइडेड हुई हुई हैं और एक बहुत क्लियर शेप मज़ीद लाइंस की हमें नज़र आती है उसके अंदर, और वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है। ठीक है, वो लाइन स्पेक्ट्रम जो है उससे वो कहाँ से आता है उसे एक्सप्लेन करता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहता है, यानी इस क्वांटम नंबर के बारे में कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो सिर्फ एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे बेस नहीं कर रहा, उसके अंदर एक और क्वांटम नंबर है जो कि इस शेल्स को, यानी वो बताता है हमें कि ये जो शेल्स हैं ये मज़ीद सब शेल्स के अंदर डिवाइड हुए हुए हैं। यानी अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस है, ये देखें ये न्यूक्लियस है, ये है फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, ये थर्ड शेल। ये मैं पूरा ड्रॉ नहीं करूँगी, सिर्फ मैं उनके पोर्शंस ड्रॉ कर रही हूँ। तो वो कहता है कि जब जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है ना हमें बताता है कि हर शेल जो है वो फर्दर मज़ीद सब शेल्स में डिवाइड हुआ होता है, यानी उसकी एक स्पेसिफिक थिकनेस होती है, उसके अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं यूँ करके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यूँ। ठीक है, सिमिलरली ये जो है ये भी इसकी भी एक थिकनेस होती है और इसके अंदर मज़ीद सब शेल्स होते हैं, और इसकी भी एक थिकनेस होती है उसके अंदर मज़ीद सब शेल्स होते हैं। अब वो सब शेल्स जो हैं उनकी शेप्स किस तरह की होती हैं वो हम एक्सप्लेन कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये बताना था कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो हमें बताता है कि ईच शेल इज़ डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। शेल के अंदर छोटे छोटे शेल्स होते हैं जो जिन्हें हम सब शेल्स कहते हैं, वो हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है। इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यूज़ एन के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं।
इसकी वैल्यू हमेशा n-1 होती है, यानी अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 होगी, यानी n से हमेशा एक डिजिट कम होती है। l जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और कहाँ जाता है n-1 तक जाता है। n से यानी n की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो वहाँ पर जो है वो इन्फिनिटी -1 यानी इन्फिनिटी से एक डिजिट कम l की वैल्यू होगी। अच्छा, अब l की वैल्यू जो है यहाँ जैसे हमने बताया कि n जब 1 हो तो k है, 2 हो तो l है, 3 हो तो m है, 4 हो तो n है। सिमिलरली l जो है जब वो 0 होता है तो उसे हम कहते हैं कि वो एक सब शेल बनाता है जिसे हम कहते हैं s। अगर l की वैल्यू 1 हो तो वो एक सब शेल बनाता है p। अगर l की वैल्यू 2 हो तो वो सब शेल बनाता है d। l की वैल्यू 3 हो तो वो सब शेल बनाता है f। अब ये सब शेल्स जो हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, इसको आपने गौर से सुनना है कि ये क्या चीज़ है। s जो है हमारे पास s की जो वैल्यू है, एस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एस क्या चीज़ है। एस बेसिकली स्पेक्ट्रल लाइन, ये ना बेसिकली स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जो मैंने बताया ना, फाइन स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है जब हम हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रम जो हमें नज़र आता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन की एमिशन या अब्जॉर्प्शन का, तो उसमें डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स होती हैं, यानी एक नॉर्मल लाइन फर्दर छोटी छोटी लाइन्स में डिवाइड हुई होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सिर्फ इसकी बेस पे नॉर्मल स्पेक्ट्रोमीटर में हमने किया ना उसको, उसका एमिशन स्पेक्ट्रा लिया, तो वो इस तरह से होगा, यूँ इस तरह हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम आता है। ऐसे ही आता है ना, पीछे हम लोगों ने जब स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था। लेकिन जब इसे हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में हम इसे देखते हैं तो हर लाइन जो है ना फर्दर छोटी 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 मज़ीद फाइन लाइन्स के अंदर यूँ इस तरह से वो क्या होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं यूँ। ये भी इस सिमिलरली ये वाली लाइन भी, हर लाइन जो है वो मज़ीद कुछ फाइन लाइंस में चेंज हो जाती है। अब दूर से आप देखेंगे ना, दूर से तो ये लगेगा आपको ये भी एक ही लाइन है, ये भी एक है, ये भी एक ही है। लेकिन जब आप करीब हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देखेंगे तो आपको ये मज़ीद छोटी छोटी डिवाइडेड लाइन्स के अंदर नजर आएंगी। वो डिवाइडेड लाइन्स क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ सब शेल्स। सब शेल्स, हर शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, ठीक है। सब शेल्स में 4 सब शेल्स हैं हमारे पास मेन कॉमन, एस है, पी है, डी है और एफ है। एस जो है ये स्पेक्ट्रल लाइन, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, इसे हम कहते हैं शार्प, शार्प से एस ये वाला। पी जो है दिस इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। डी जो है दिस इज डिफ्यूज्ड। ये स्पेक्ट्रल लाइंस की नेचर है, शार्प होती हैं जो हमें शार्प नज़र आ रही थी, प्रिंसिपल जो मेन हमें नज़र आ रही थी, डी जो डिफ्यूज्ड होती हैं जिनके अंदर हम सेपरेशन वगैरह नहीं कर पा रहे होते, शार्प नहीं होती वो, और एफ होती हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल भी एक सीरीज़ का नाम है, ये आप लोग अगली क्लासेस में, अगले ग्रेड्स में जाएंगे तो आप लोग इनकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि जो हमारे पास शेप्स हैं सब शेल्स की वो किस तरह की होती हैं। एल जब ज़ीरो होता है ना, ये ज़ीरो, तो मैंने आपको बताया कि एस है, 1 है तो पी, 2 है तो डी है, 3 है तो एफ है। जब एल की वैल्यू 0 होती है ना तो उस टाइम पर कौन सा सब शेल होता है? एस सब शेल होता है। एस यानी शार्प सब शेल होता है और उसकी शेप होती है स्फेरिकल, वो स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेयर तो समझते हैं ना, एक तो हमारे पास होता है ना यूं राउंड शेप, इसे हम कहते हैं सर्कल। ये सर्कल है एक रिंग टाइप सर्कल, लेकिन अगर ये अंदर से भरा होगा ना यूं तो वो फिर स्फेयर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की शेप होती है इसकी स्फेरिकल, यानी अंदर से फिल्ड। एल जब 1 की इक्वल होता है तो पी सब शेल होता है, और पी सब शेल जो है उसकी शेप किस तरह की होती है? डम्बेल। डम्बेल समझते हैं? बताती हूँ अभी। जो डी है, डी सब शेल, यानी एल की वैल्यू जब 2 होगी तो ये होगा डी सब शेल, और डी सब शेल जो है इसकी शेप होती है डबल डम्बेल। डम्बल देखा आपने? वो इस शेप का होता है, यूं यूं, और इधर इसके ना उन्होंने लगाई होती हैं डोरियाँ यूं, इसको यूं यूं हिलाते हैं तो वो डोरियाँ इसके इर्द गिर्द बजती हैं, जिसे हम डम्बल टाइप शेप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वो अब ये मज़ीद कहता है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और एजिमुथल क्वांटम नंबर है, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। अब इनका रिलेशनशिप हम देखते हैं बिटवीन एन एंड एल। एन इज़ फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल इज़ फॉर एजिमुथल क्वांटम नंबर। वो कहता है जब एन की वैल्यू 1 होती है ना, तो मैंने आपको बताया कि एल की वैल्यू हमेशा एन से एक वैल्यू कम होगी। एन की वैल्यू 1 होगी तो वो के शेल होगा, उस टाइम पर एल की वैल्यू 0 है। जब एल की वैल्यू 0 होती है तो वो एस सब शेल बनाता है। कौन सा सब शेल होता है? वो एस सब शेल होता है। और एस सब शेल कौन सा? जब एन इज इक्वल टू 1 है तो फिर वो 1s होगा। पहले ऑर्बिटल, पहले शेल की बात हो रही है ये, यानी पहला शेल जो है ना
ये वाला n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 में l की वैल्यू 0 है और वो s सब शेल होता है, और s सब शेल जो है वो कौन सा होगा, 1s होगा। जब n इज इक्वल टू 2 हो तो उस टाइम पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है l, यानी वो l वाला शेल है। l वाला शेल है तो उसमें l जो है वो 0 भी मौजूद है और l इज इक्वल टू 1 भी मौजूद है, और l इज इक्वल टू 0 जो है वो s बनाता है, l इज इक्वल टू 1 जो है वो p बनाता है। आपको पता है ना, l जब 0 हो तो s होता है, l 1 हो तो p होता है, l ये देखें ये मैंने लिखा है, 0 हो तो s होता है, 1 हो तो p होता है, 2 हो तो d होता है, 3 हो तो f होता है। ये आपने याद कर लेनी है चीज़ें, ठीक है। जब n की वैल्यू 2 है तो l शेल है, एल शेल के अंदर दो सब शेल्स हैं, एल इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू 1, यानी एस और पी दो सब शेल्स हैं। और वो कौन कौन से एस और पी होंगे, चूँकि सेकंड वाले एनर्जी लेवल की बात हो रही है तो 2s और 2p होंगे, तो ये सेकंड शेल हो जाएगा। यानी ये देखें जब n इज इक्वल टू 2 है तो ये एल शेल चल रहा है ना, एल शेल के अंदर दो सब शेल्स हैं, एल इज इक्वल टू 0 और एल इज इक्वल टू 1, यानी एस और p। उसके बाद जब थर्ड शेल की बात आती है n इज इक्वल टू 3, तो वो m शेल होता है। m शेल के अंदर 3 सब शेल्स होते हैं, 3 सब शेल्स होते हैं उसमें l इज इक्वल टू 0 s, l इज इक्वल टू 1 p, l इज इक्वल टू 2 d, ठीक है। s p और d 3 सब शेल्स हैं। तीसरे शेल के अंदर 3 सब शेल हैं और वो कौन कौन से हैं, 3s 3p और 3d। 3 हम साथ क्यों लगा रहे हैं ये वाला, क्योंकि ये n इज इक्वल टू 3 है। सिमिलरली हम यहाँ पर 2 क्यों लगा रहे थे, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 था। 1 क्यों लगाया था, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 था। यहाँ पर हमारा तीसरा शेल भी मुकम्मल हो गया, यानी ये देखें n इज इक्वल टू 3 m शेल के आगे 3 सब शेल्स हैं s p d, ठीक है। और वो कौन से होंगे, 3s 3p और 3d। जब n इज इक्वल टू 4 की बात आती है उस केस में शेल जो होता है ना, ये शेल्स है, शेल कौन सा होता है n, उसमें 4 सब शेल्स होते हैं। l इज इक्वल टू 0 s, l इज इक्वल टू 1 p, l इज इक्वल टू 2 d, l इज इक्वल टू 3 f। इसमें चारों सब शेल्स मौजूद होंगे और वो 4s 4p 4d और 4f। 4s 4p 4d और 4f, ये हमने 4 क्यों लगाया है साथ, क्योंकि ये चौथा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चल रहा है। तो फोर्थ शेल n इज इक्वल टू 4 n है, n के अंदर 4 1 2 3 4 s भी है, p भी है, d भी है, f भी है, ठीक है। और ये 4s 4p 4d 4f चौथा शेल जो है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, s p d और f। ऑर्बिटल और सब शेल ये एक ही चीज़ होती है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब वो कहता है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ, यानी अब ये जो शेल है ना, हमें पता है कि जो n इज इक्वल टू 1 हो, इसमें n इज इक्वल टू 1 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। n इज इक्वल टू 2 हो तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, n इज इक्वल टू 3 हो तो 18 आ सकते हैं, n इज इक्वल टू 4 हो तो 32 आ सकते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम फाइंड करते हैं 2n² फार्मूला से। किस तरह से 2n² फार्मूला से फाइंड करते हैं, ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन लिखी है 2 8 18 32, ये हम फाइंड आउट करते हैं। एक फार्मूला होता है हमारे पास 2n², n की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2। जब सेकंड शेल की बात करेंगे n इज इक्वल टू 2, तो उसमें आप n के अंदर 2 पुट करेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो वो ये आ जाएगा। जब n की वैल्यू 3 है तो 3 पुट करेंगे, 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18। जब n की वैल्यू 4 है तो 4 4 ज़ा 16 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 32। तो ये इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसके अंदर। अब मज़ीद किस तरह से फर्दर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है कि ये जो s है ना मैक्स, इसके अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। p जो होता है ये मैं पहले आपको यहाँ से बता दूँगी क्या है, किस तरह से हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच सब शेल। ये तो हमने शेल के अंदर बता दी ना, इलेक्ट्रॉन पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, इस तरह से। अब हर सब शेल के अंदर किस तरह इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो वो हमारे पास एक फार्मूला होता है 2 × 2l + 1, ये फार्मूला है हमारे पास। यानी l की वैल्यू जब 0 है तो 2 l की जगह पर 0 पुट कर दें और 1, 2 0 ज़ा 0 1 रह गया अंदर, 2 1 ज़ा 2, तो ये हो जाएगा s सब शेल। s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 आते हैं। जब l इज इक्वल टू 1 होता है तो हम कहते हैं p शेल होता है ना उस टाइम पर। p के अंदर यानी हम l की जगह पर 1 पुट करेंगे, जब ये वाली वैल्यू 1 वैल्यू, तो ये 2 × 1 2 + 1 2 + 1 3 3 2 ज़ा 6,
जब एल की वैल्यू 2 होगी तो हम कहते हैं डी सब शेल होता है। डी सब शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जब एल की जगह पे 2 पुट करते हैं, 2 2 4 + 1 5, 5 2 10। एल की वैल्यू जब 3 होती है, एफ सब शेल होता है, तो एल की जगह पे 3 पुट करें, 3 2 6 + 1 7, 7 2 14। यानी एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी के अंदर 6 आ सकते हैं, डी के अंदर 10 आ सकते हैं और एफ के अंदर 14 आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखें आप, 2 इलेक्ट्रॉन है पहले वाले में, तो एस जो है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। n = 2 में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से होंगे कि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2s2 और p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि हमने फाइंड आउट कर लिया ना कि p जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, d के अंदर मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, f के अंदर मैक्सिमम 14 आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखें n = 3 में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 2 इसमें 6 इसमें, 6 और 2 8 और d में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, 18 हो गए। अब इसमें 32 हैं, 2 इसमें 6 इसमें 10 इसमें और 14 इसमें। आप इसे काउंट करेंगे तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 32 बनेंगे, यानी 18 यहाँ तक हो गए, 18 और 10 28 और 4 32। ठीक हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है ना, अब वो हमें क्या बताता है जनाब, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें कैसे ये इन्वेंट हुआ या किस तरह से हमने इसके बारे में सोचा कि ये भी एक क्वांटम नंबर हो सकता है। हमने बोहर के डिफेक्ट्स में पढ़ा था, एक मेरा ख्याल है 3rd वो पोस्टुलेट था, जिसमें हमने ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट पढ़ा था कि जब हम हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो उसकी जो फाइन लाइंस हैं वो फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं इनटू फर्दर स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो फर्दर स्प्लिट अप हो जाती हैं और उस इफेक्ट को हम कहते हैं कि वो ज़ीमैन इफेक्ट है। नॉर्मल लाइंस जो हैं वो फर्दर लाइंस में स्प्लिट अप हो जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और उस इफेक्ट को हम कहते हैं कि वो ज़ीमैन इफेक्ट है। ज़ीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। किस तरह से? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो बताता है कि ईच सब शेल्स हैज़ ओरिएंटेशन, यानी हर सब शेल जो है उसकी ओरिएंटेशंस होती हैं और वो सब ऑर्बिटल्स पर कंसिस्ट कर रहा होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है शेल्स के बारे में, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है कि वो शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं। सब शेल्स का दूसरा नाम होता है ऑर्बिटल। क्या नाम होता है? ऑर्बिटल। यानी ये जो मैं सब शेल का वर्ड यूज़ करी ना यहाँ पर, इसका एक दूसरा नाम होता है, इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल आपने पढ़ा था ना SPDF, उसमें ये सब शेल का दूसरा नाम होता है ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि हर ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल्स पर कंसिस्ट करता है। सब शेल इज इक्वल टू ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल जो है जब मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो वो अपने सब ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसमें मज़ीद उसकी एनर्जी लेवल जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ईच सब शेल हैज़ ओरिएंटेशन, और हर सब शेल के अंदर जो सब ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस होती हैं। ओरिएंटेशन का मतलब है X, Y और Z डायरेक्शन में एक्सिस के अराउंड उसकी ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, तो वो क्या कहता है, ईच सब शेल हैज़ ओरिएंटेशन रिस्पॉन्डेड अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो वो अपनी ओरिएंटेशंस में अपने आप को अलाइन करके मज़ीद स्प्लिट अप हो जाते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, ये मैंने पहले भी आपको बताया, और इसकी वैल्यू L पे डिपेंड करती है। जितनी वैल्यू L की होती है उतनी ही m की होती है, लेकिन ये ओरिएंटेशन प्लस और माइनस में होती है। इसकी वैल्यू 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू सो ऑन +- L तक जाती है। जब L की वैल्यू 0 होती है तो M की वैल्यू भी 0 होती है, तो उस टाइम पर जो सब शेल होगा वो S सब शेल होगा। जब L की वैल्यू 1 होती है तो आपको पता है कि जब L = 1 हो तो P सब शेल होता है। P सब शेल में 3 हैं, 0 +1 और -1, 0 + -1। ठीक है, जब L की वैल्यू 2 है तो उस टाइम पर M की वैल्यू 0 +- 1 +- 2। ठीक है, D सब शेल, जब L की वैल्यू 2 होती है तो D शेल होता है ना, D सब शेल होता है, और उसके अंदर मज़ीद कितने हैं, 5, 0 +1 -1 +2 -2। जब L = 3 हो तो F सब शेल होता है, आप जानते हैं, यानी L = 3 F को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो F जो है वो 7 सब शेल्स हैं, 7 ओरिएंटेशंस हैं, 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3, 2 ये 2 ये 2 ये 6 और 1 ये 7। और दूसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स। डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है कि जो S है, S होता है हमारे पास जो, ठीक है, S जो होता है इसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं होती, ये स्फेरिकल शेप का होता है यूँ,
जब स्फेरिकल शेप का होगा तो इसकी हम एक्स वाई जी के अकॉर्डिंग ओरिएंटेशंस नहीं कर सकेंगे, ये ऑल टाइम्स और ऑल डायरेक्शंस में ये सिमिलर होगा। जो पी ऑर्बिटल होता है ना वो ट्रिपली डीजेनरेट होता है। ट्रिपली डीजेनरेट का मतलब क्या है कि हर पी ऑर्बिटल्स 3 पी एनर्जी लेवल्स पर कंसिस्ट करता है, पी एक्स, पी वाई और पी जी। यानी ये क्या करता है, ये होता है पी एक्स, ये होता है पी वाई और ये होता है पी जी। ठीक हो गया। तो ये 3 ओरिएंटेशंस में, 3 डायरेक्शंस में एक्स, वाई और जी, 3 एक्सिस की डायरेक्शन में ये अलाइन हुआ होता है। इस वजह से क्या होता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो हमारे पास नॉर्मल लाइंस नज़र आ रही थी वो फर्दर मज़ीद फाइन लाइंस में चेंज होकर जी मैन इफेक्ट जो है वो शो करती हैं। तो डी ऑर्बिटल जो होता है L=2 जब होगा तो डी सब शेल है, डी सब शेल में 5 होते हैं, वो किस तरह से 5 फोल्ड डिजनरेट, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जी स्क्वायर। कितने हैं, 1 2 3 4 5 सब ऑर्बिटल्स हैं। एफ जो है उसमें 7 फोल्ड डिजनरेसी होती है और उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो आपके कोर्स में भी नहीं है, अगर मैं लिख भी दूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये देखें कि ये जो हर सब ऑर्बिटल है ना, इस हर सब ऑर्बिटल के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एस के अंदर तो 2 ही आते हैं, हमें पता है कि इसमें 2 ही आ सकते हैं। ये देखें ना, हमने लिखा था कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के अंदर 6 आते हैं, डी के अंदर 10 आते हैं, एफ के अंदर 14 आते हैं। तो अब ये जो 6 होते हैं ना डी के अंदर, ये देखें, ये जो मैंने लिखा है पी एक्स 6 होते हैं ना पी के अंदर, ये वाले पी के अंदर है ना 6 ये। तो ये देखें मैंने पी एक्स पी वाई पी जी लिखा है, पी एक्स में भी 2 होंगे, पी वाई में भी 2 होंगे, पी जी में भी 2 होंगे। ठीक हो गया। अब डी जो है L=2 डी सब शेल है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो 5 सब ऑर्बिटल्स में चेंज हो जाएगा और हर 5 सब ऑर्बिटल जो है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट करेगा। 2 4 6 8 और 10 हो गए टोटल। तो डी वाले के अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सिमिलरली एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसका मतलब क्या कि ये 7 फोल्ड डिजनरेसी है ना, तो 7 होते हैं इसके अंदर सब ऑर्बिटल्स और 7 × 2 हर एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या बना देता है जनाब, 14 इलेक्ट्रॉन्स बना देता है। तो इस तरह से एफ ऑर्बिटल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वांटम नंबर है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है ना, ये कहाँ से आया भाई। अब इसमें क्या है कि हम जब सिमिलरली हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में जब हम रखते हैं तो हर लाइन जो है ना वो ऊपर तो फर्दर लाइंस में डिवाइड हो रही थी, लेकिन फर्दर लाइंस में डिवाइड होने के एंड तक भी हर लाइन जो थी ना, ये मज़ीद डिवाइडेड लाइंस में से भी जो हर लाइन थी, वो हर लाइन जो है वो डबल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही थी। यूँ करीब करीब 2-2 लाइन्स थी और उसको हम कहते थे कि वो डबलेट लाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इन विच लाइन्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से काफ़ी हद तक सेपरेट थी। ये किसने इनको डिस्कवर किया था और किसने प्रपोजल दिया था? 1925 में 2 साइंटिस्ट थे, गाउडस्मिट एंड यूहेलनबेक। गाउडस्मिट एंड यूहेलनबेक, इन दोनों ने 1925 में ये प्रपोज किया था कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है तो अपनी उस रेवोल्यूशन के दौरान वो अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन भी कर रहा होता है। जिस तरह से आपको पता है ना, अर्थ क्रस्ट यानी अर्थ जो है हमारी वो सूरज के गिर्द तो चक्कर लगा रही है, लेकिन इसके साथ साथ वो स्पिनिंग भी कर रही है। सूरज के गिर्द उसका एक चक्कर जो है वो 365 डेज़ में कंप्लीट होता है, यानी 1 साल में मुकम्मल होता है, लेकिन अपने गिर्द जो अपनी जो स्पिनिंग का है वो उसका 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। वो उसकी एक स्पिन उसका 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन है, जब वो, ये देखें मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ कि ये न्यूक्लियस है आपके पास, ठीक है, ये है शेल, फर्स्ट शेल ही कह लें। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना, सपोज करें कि ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये यूं कर रहा है, इसके गिर्द ना रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन रेवोल्यूशन के दौरान ये अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन भी कर रहा है। यानी ये देखें, अगर ये हमारे पास सेंटर है, ये वाला न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन है, ये बॉल पॉइंट इलेक्ट्रॉन है, ये यूं रिवॉल्व कर रहा है ना, लेकिन ये अपनी रेवोल्यूशन के दौरान क्या कर रहा है कि ये अपनी रेवोल्यूशन के दौरान यूं स्पिन भी कर रहा है, स्पिन भी करता जा रहा है, स्पिन भी करता जा रहा है और रेवोल्यूशन भी करता जा रहा है, स्पिन भी करता जा रहा है, रेवोल्यूशन भी करता जा रहा है, स्पिन भी करता जा रहा है, रेवोल्यूशन भी करता जा रहा है, स्पिन भी करता जा रहा है, रेवोल्यूशन भी करता जा रहा है। ठीक है, तो ये स्पिनिंग भी कर रहे होते हैं, और वो स्पिन जो कर रहे होते हैं ना, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो स्पिन कर रहा है। आपने देखा ना कि ये देखें ऊपर कि हर सब ऑर्बिटल, हर सब शेल के अंदर
जो सब शेल है वो यानी ऑर्बिटल जो है वो मजीद सब ऑर्बिटल्स पर कंसिस्ट कर रहा है ना, वो सब ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जी हर एक के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसमें भी दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो डी के मैंने 5 फोल्ड लिखे थे इसमें भी दो दो इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताए हैं। अब हर ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल के अंदर जो दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें एक जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होता है और एक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होता है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का क्या मतलब है कि जैसे ये आपके पास अगर ये पी एक्स है ना, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक जो होता है ना वो यूं स्पिन कर रहा है, यूं इस डायरेक्शन में यूं, और दूसरा जो है ना वो किस तरह से स्पिन कर रहा है, एक मिनट जी, एक जो है वो इस तरह मूव कर रहा है और दूसरा जो है वो इस तरह मूव कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, यूं ये यूं, यूं ये यूं। ठीक है, तो ये इसकी स्पिनिंग जो होती है ये होती रहती है। समझ आ गई बात की। ये इस तरह से मूव करेगा, ये इस तरह कर रहा है, 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 यानी दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। जो एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज है ना ये वाला, जो क्लॉकवाइज मूव करेगा वो -1/2 की स्पिन बनाता है और जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है वो +1/2 की स्पिन बनाता है। और +1/2 -1/2 के इफेक्ट से कैंसिल हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि स्पिन क्वांटम नंबर जो होती है उसमें हर सब ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग जब करते हैं तो हर जो है हर इलेक्ट्रॉन स्पिन करता हुआ अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक जो है एंटी क्लॉकवाइज वो पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है और जो क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव प्रोड्यूस करता है, और दोनों स्पिन्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती हैं। यही वजह है कि एक ही सब ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए ना, सेम चार्ज है ना, तो वो इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, लेकिन वो इकट्ठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है और दूसरा जो है वो क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। ये अपनी धुन में मूव करता जाता है, वो अपनी धुन में मूव करता जाता है। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो इसकी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है। ये +1/2 प्रोड्यूस करता है, ये -1/2 प्रोड्यूस करता है, दोनों कैंसिल होकर 0 बनाते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के रिपल्शन के इफेक्ट को फेस नहीं कर पाते और मूव करते रहते हैं। जी, अब जल्दी से ज़रा हम ये चार्ट देख लेते हैं। इसको मैं ज़रा दूर करके दिखा दूँ आपको। इसमें उसने तमाम क्वांटम नंबर्स को एक जैसा ही रिप्रेजेंट किया है, यानी एक ही चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट किया है कि जब n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी तो k शेल होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो तो s होता है, पता है ना आपको, 0 हो तो s सब शेल होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होगा, स्पिन क्वांटम नंबर +1 -1 +1/2 -1/2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे उसमें। n = 2 हो तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 8। हमने ये पढ़ा है ना शेल में, 2 8 18 32 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब उन 8 इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से हमने क्वांटम नंबर असाइन करना है। क्वांटम नंबर आप जानते हैं ना कि ये बेसिकली एनर्जी पैकेट है, ठीक है, कि किस लेवल से इलेक्ट्रॉन जो एमिट या अब्जॉर्ब होता है और किस तरह से एनर्जी एमिट या अब्जॉर्ब करता है उसकी क्वांटम है। इसमें 8 जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें 2 सब शेल्स हैं, 0 और 1, L = 0 L = 1, यानी S और P। S जो है 0 +1/2 -1/2, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। P जो है उसमें +1 0 -1 उसकी मैग्नेटिक डायरेक्शन है, ठीक है। अब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे, कितने हो जाएंगे? 2 4 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आइए। हर एक जो है वो प्लस, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है +1/2 -1/2 शो करते हैं। जब n = 3 होगा तो इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने आएंगे? 18। कितने सबशेल्स होंगे? 3, S P D। S जो है वो 0, P जो है +1 0 -1, 6 इलेक्ट्रॉन्स ये, 2 ये 8 और 2D यानी +2 +1 0 -1 -2, 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, 2 6 10, तो टोटल हो गए 18। सिमिलरली n = 4 जब होगा तो कैपिटल शेल जो होगा वो n होगा, 0 1 2 3 S P D F, चारों सब शेल्स होंगे। चारों सब शेल्स के अंदर अब कितने ओरिएंटेशंस हैं? S के केस में 0 ओरिएंटेशन है, P के केस में 3 ओरिएंटेशंस हैं, D के केस में 5 ओरिएंटेशंस हैं, F के केस में 7 ओरिएंटेशंस हैं, और ये हर एक ओरिएंटेशन 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रही है, 2 6 10 और 14, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 32। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो क्वांटम नंबर्स का टॉपिक है वो एंड अप हो गया। आगे हमारे पास शेप्स हैं, तो ये शेप्स आप लोगों ने बेटा खुद करनी है, बस आप इसे देख लें ज़रा। 1s ये है,
2s ये है, 1 2 3, और ये जो इनके दरमियान में स्पेस है ना, ये वाली खाली स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, ये नोडल प्लेन्स कहलाते हैं, ये नोड्स कहलाते हैं। एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है। पी ऑर्बिटल की शेप डम्बेल होती है। ये एक्सिस उसने ड्रॉ किए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, और जी एक्सिस के अलॉन्ग पी जी होगा, ये पी एक्स है, ये पी वाई है, और ये डम्बेल शेप होती है। सिमिलरली उसने डी ऑर्बिटल की भी शेप उसने ड्रॉ की है। डी ऑर्बिटल की शेप जो है वो 5 होते हैं डी ऑर्बिटल, आपको पता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये डी जी स्क्वायर। जो एक्स वाई जेड और जेड एक्स है ना, ये एक्सिस के दरमियान में है, एक्सिस के ऊपर नहीं होती इनकी लाइंस। जबकि जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, उसमें ये एक्स स्क्वायर के ऊपर और वाई के ऊपर लाइंस के ऊपर लोब्स आएंगे, और जी वाले केस में भी लाइन के ऊपर लोब आएगा। जबकि ये एक्स वाई के केस में लाइंस के दरमियान है, इधर भी लाइंस के दरमियान है और इधर भी लाइंस के दरमियान है। ये शेप्स आप लोगों ने कर लेनी है। एफ़ की शेप्स उसने नहीं बताई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो बेटा यहाँ तक हमारा जो क्वांटम नंबर्स वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर का बड़े ध्यान से लेंगे, जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा हो गया। इसका बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। वीडियो अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपनी उन फ्रेंड्स के साथ लाजमी तौर पे शेयर करें जिनके पास केमिस्ट्री का टीचर नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा गर्ल्स। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।